भारत और रूस के बीच की दोस्ती कितनी मजबूत है वो तो लगातार इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जब बायलैटरल टॉक के लिए दोनों ही देशों के नेता निकले तो एक गाड़ी में बैठकर निकले। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी, ये बायलैटरल टॉक शुरू होगी जिसमें रूस और भारत एक साथ बैठकर बात करेंगे। और ये बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। टोटल 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है और ये टैरिफ इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि अमेरिका ये शर्त भारत पर लगा रहा था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ये नहीं माना और इसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और अब इन दोनों ही देशों के बीच में मुलाकात होने जा रही है। तो दूसरी तस्वीर वो है जब पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। और जैसा बॉडी लैंग्वेज की बात विजयलक्ष्मी कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा है कि भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है और जो एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उससे भी समझ में आ रहा है। सोचिए वही टेबल जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, तुर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, चाइना मेजबानी कर रहा है, उस टेबल से अगर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है और पहलगाम टेरर अटैक की निंदा होती है तो ये बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, देखिए जब ये जॉइंट मल्टीलेटरल फोरम्स के जो जॉइंट डिक्लेरेशन होते हैं प्राची, वो उसका जो खाका है, जो ड्राफ्ट है, वो होस्ट कंट्री बनाती है और फिर उस होस्ट कंट्री के ड्राफ्ट पर मसलन जब G20 भारत में होता तो उसका जो खाका था वो हमने बनाया था और फिर बाकी जो मुल्क होते हैं वो उस पर बैठ कर के कंसेंसस करते हैं, बातचीत होती है और फिर जब सबकी सहमति हो जाती है तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, जो राजनाथ सिंह जब आए थे एससीओ डिफेंस समिट के लिए, तो वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि उसमें टेररिज्म के नाम पे बलूचिस्तान का तो जिक्र था लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं था। अब यहाँ पर शायद भाप लिया वहीं से चीज़ों को चीन ने कि अगर डिक्लेरेशन जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं हुआ, भारत अड़ा हुआ है, तो शायद पूरा जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो कहीं एक फंस सकता है या वो ना पास हो पाए या उस पर कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी ये बात तो ज़रूर है कि जिस तरह से ये आतंकवाद का न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि पहलगाम अटैक का जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया और साथ ही जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इस तरह के आतंकवादी हमलों के पीछे जो मुल्क जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की बात भी इसमें की गई। हालांकि नाम पाकिस्तान का नहीं लिया गया लेकिन इशारा किस तरफ था ये साफ तौर पर इस डिक्लेरेशन से, जो तियानजिन डिक्लेरेशन है उसमें साफ हो गया। और ट्रेड के लेवल पे भी अगर आप देखेंगी प्राची, तो जो तो पुतिन ने भारत के रोल की तारीफ की, ये भी एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, क्योंकि इस तरीके की जो बैठक होती है उसमें हर देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा एक संबोधन दिया जाता है। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, ठीक वैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दिया। और उन्होंने जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने भारत की भूमिका को भी एक्नॉलेज किया और भारत की भूमिका के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए या ऐसी परिस्थिति में रूस के साथ खड़े होने वाले देशों में भारत और चीन हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए थे वो भी कह रहे थे कि वाकई में वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम था रशिया के लिए। अगर भारत और चीन रशिया के साथ खड़ा नहीं होता तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो सकती थी और अमेरिका भी ये चाहता था। और चूंकि भारत और चीन खड़ा नहीं हुआ और इसलिए साउथ ग्लोबल कई सारे देशों ने ये तय किया, क्योंकि भारत और चीन रूस के साथ खड़ा है इसलिए उन्हें भी ऐसे किसी डिक्लेरेशन पे साइन करने की जरूरत नहीं है जो सीधा सीधा सैंक्शन लगाता है रूस के ऊपर। ये होती है गहरी दोस्ती जो भारत ने रूस के साथ निभाई और रूस भारत के साथ निभा रहा है। अब देखिए कैसे इससे टेंशन बढ़ रही है अमेरिका में, ये आपको बताते हैं। एक तरफ मोदी पुतिन की मुलाकात से अमेरिका में बौखलाहट है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को मुलाकात से बहुत आस है। यूक्रेन को लगता है कि एक मोदी ही है जो रूस के साथ युद्ध को रुकवा सकते हैं। तभी तो पुतिन से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी, पुतिन के साथ शांति वार्ता की पूरी डिटेल शेयर की थी और प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर यह भी बताया था कि ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकात के दौरान जो बातें हुई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ की इस समिट में सबसे बड़ी बात तो ये साफ हो गई है कि पहलगाम हमले की निंदा तमाम देशों ने की है।
सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि पीएम मोदी से जेलेंस्की को भी काफी उम्मीदें हैं, इसलिए जो ट्रंप से बातचीत हुई थी, शांति वार्ता के लिए जो पहल की गई थी, उसकी भी डिटेल जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से साझा की है। और थोड़ी ही देर बाद जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम की बायलैटरल टॉक होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो यहां से क्या रास्ता निकलेगा, इसको लेकर अब यूक्रेन भी उम्मीद जताए बैठा है। तो आप ऐसे समझिए कि भारत कितनी अहम भूमिका में इस वक्त है। ग्लोबली भारत का ऑर्डर क्या है, ग्लोबली भारत की महत्वता क्या है, इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन अब ये कह रहा है कि पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। ये एससीओ समिट से मैसेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ पुतिन और पीएम के बीच की जो दोस्ती है, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच की जो दोस्ती है, वो तस्वीरों के जरिए आपने देखी। और अब जो जेलेंस्की का स्टैंड है, वो भी ये बता रहा है कि भारत से बहुत उम्मीदें हैं और भारत ये कहता रहा है कि ये वक्त युद्ध का वक्त नहीं है। भारत का स्टैंड यही रहा है। विजयलक्ष्मी, अभी तो बैठक को शुरू होने में कितना वक्त लग जाएगा, ये जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है? और दूसरा ये कि सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं, बल्कि जो टेंशन एक चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके लिहाज से भी ये बैठक क्या इंपॉर्टेंट है जो जेलेंस्की उम्मीद लगाए बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी बैठक नहीं शुरू हुई है प्राची, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। बैठक शुरू होगी, हम जरूर अपने करेंगे। और प्रधानमंत्री विजयलक्ष्मी, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो अभी हमारी सहयोगी भी बता रही हैं कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा हुई थी, उसके डिटेल्स कुछ साझा किए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की अभी बायलैटरल मीटिंग बस सबसे थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और जाहिर है रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा वहां पर जरूर होगी। आपको बता दें, कोशिशें कई बार हुई और कई मर्तबा हुई, चाहे वो आप देखें यूरोप, एक ग्राउंड तय किया गया जहां पर पुतिन और जेलेंस्की आकर मिलते, बातचीत करते, लेकिन वो मीटिंग कामयाब नहीं हुई। फिर एक कोशिश जो अमेरिका के द्वारा हुई, वहां पर भी प्रयास यही किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस युद्ध को सुलझाया जा सकता है, टेंशन को रिलीव किया जा सकता है, एक सिचुएशन सीज फायर की पैदा की जा सकती है। लेकिन ये कहें कि कोई कामयाबी मिल गई हो तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है। इनफैक्ट उस मीटिंग के बाद से तो युद्ध और ज्यादा एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई दिया। अब चूंकि भारत से जेलेंस्की को भी उम्मीद है और इस वक्त उम्मीद रूस को भी है कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और इसमें चर्चा की जा सकती है, इसलिए जेलेंस्की ने भारत से बातचीत की, मोदी से बात की और बात करने के बाद जो चर्चाएं हुई हैं उसके कुछ डिटेल भी साझा की गई। लेकिन युद्ध कैसे रुकेगा, उसके बीच में सबसे बड़ी अड़चन यही है। अगर विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो मैं दोबारा उनके पास जाना चाहूंगी। सबसे बड़ी अड़चन ही यही है कि 3 ऐसे प्रांत हैं इस वक्त यूक्रेन के, जिसमें से एक सुमी है, एक दोनेत्स्क है और उसके अलावा एक और प्रांत है जो रूस ये चाहता है कि उसका कब्जा उसके ऊपर बना रहे। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि अगर मैं अमेरिका से सहयोग करना बंद कर दूं, अगर मैं नाटो देश का सदस्य भी ना बनूं और फिर मेरी जमीन भी मेरे हाथ से चली जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या मुंह दिखाएंगे अपनी आवाम को। तो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी हैं इस युद्ध की, इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो पीस जो अलास्का में भी बात हुई मीनाक्षी, उस अलास्का में जो बातचीत थी उसमें जो पीस के मॉडल हैं एक दूसरे को वो मंजूर नहीं है। जो भारत माफ़ कीजिएगा, जो रूस का पीस का मॉडल है जिसमें वो चाहता है, ये 3 प्रांत हैं, डोनेत्स्क है, बाकी 2 और प्रांत हैं, रूस चाहता है कि इस पर उसकी अथॉरिटी पूरी हो। लेकिन यूक्रेन को लगता है कि अगर ये 3 प्रांत अगर चीन को जाते हैं तो उससे उसकी सॉवरेनिटी को एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और यहीं पर जो है वो बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। यहीं पर जो सीज फायर ना हो पाने की यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर उम्मीद जो है कि जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ में पहुँचने वाले थे, उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया और उनको कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उनको स्टेप लेने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक उम्मीद ज़रूर यूक्रेन के राष्ट्रपति कर रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे और जिस तरह की उनकी एक
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरह का एक इमेज है या जिस तरह की एक छवि है, उससे लोगों को उम्मीद है कि वो ये कर सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं या वो बातचीत की टेबल पर ऐसी बातें रख सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर एंड इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर कहने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और जो G20 का डिक्लेरेशन आया था इंडोनेशिया में, उसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी किया गया था कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो कहीं ना कहीं भारत का जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है, और भारत हमेशा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर कहते आए हैं कि कोई भी क्राइसिस जो है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैटल फील्ड में रिजॉल्व नहीं हो सकता है। उसको रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए। तो अब ये डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आज कितनी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जब SCO में किया तो उन्होंने कहा था कि अलास्का में हुई बातचीत को मैं द्विपक्षीय अपनी वार्ताओं में तमाम जिन नेताओं से करूंगा, उसमें बताऊंगा कि क्यों वो बातचीत फेल हुई और क्या पीस का उनका फॉर्मूला है और क्या वो चाहते हैं।